हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की। जी हाँ, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मुझे ज्यूरिस्प्रूडेंस में इंटरेस्ट है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। लॉ कॉलेज में हम बड़ी मुश्किल से इसको पढ़ते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस तब समझ में आती है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं। तब हमें लगता है कि यार ये सब्जेक्ट को किसी ने ईजी तरीके से पढ़ा दिया होता तो आज शायद मेरे मार्क्स या मेरे स्कोर काफ़ी अच्छे आ रहे होते हैं। कॉलेज में तो हर कोई पास हो जाता है, पर ये जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने ऑरा को दिखाता है या अपने महत्व को दिखाता है, तब हमें समझ में आता है कि हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए इस सब चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों के साथ एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जहाँ पे मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को बहुत ही ईजी शब्दों में समझाऊंगी। उतना ही हम पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि इस क्लास को लेने के बाद आपको किसी और क्लास को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी क्लासेस लेने के बाद आप जितने भी एमसीक्यू लगाने वाले या जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स लगाएंगे, आपको आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हुए दिखेंगे। ये मेरी गारंटी है। और अगर ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना और चैनल को प्रमोट करके सब्सक्राइब भी कराना। चलिए बिना समय गंवाए इसको शुरू करते हैं। तो जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे होते हैं तो ये एक ऐसा ब्रांच है जिसको रोमन्स ने शुरू किया था और इसको जर्मनी में बोलते हैं रेक्टोस्फाइलोसोफी। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया है कहीं पे। रेक्टोस्फिलोसोफी इसको बोलते हैं जर्मनी में। ये डिराइव्ड होता है ज्यूरिस्प्रूडेंशिया वर्ड से, जिसका मतलब होता है लीगल नॉलेज। ये दो शब्दों से बना है, ज्यूरिस और प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का मतलब होता है लीगल और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज या स्किल। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो ये बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसका पूरा का पूरा एस्पेक्ट थ्योरेटिकल है और आप इसको प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि जब ये थ्योरेटिकल सिचुएशन है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? इसकी ज़रूरत को समझाते हुए, ज्यूरिस्प्रूडेंस की वैल्यू को समझाते हुए साल्मन ने अपनी ट्रीटीज ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में बताया है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस आपके थॉट को प्रोवोक करता है, लॉ को और इजी और अंडरस्टैंडेबल बनाता है, आपकी एजुकेशनल वैल्यू में बहुत रोल प्ले करता है, अवेयरनेस होती है, उसके हिसाब से आप देख पाते हैं कि कौन से सिचुएशन में कौन से लॉ को अप्लाई करना है। इसके बाद ये प्रैक्टिकल लॉज को शेप करता है। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग ब्लेड से जेब कतर देते थे और पैसे निकाल लेते थे। तो चोरी तो पहले जेब में रखे हुए पैसों की होती थी, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी बदलती गई, डेवलपमेंट होता गया और हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते गए, तो क्या हुआ, अब साइबर फ्रॉड्स होते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर आप पढ़ते हैं तो आप प्रैक्टिकल लॉ को एक अच्छा शेप दे सकते हैं। तो ये साल्मन ने इसकी वैल्यू को भी बता दिया, इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है। और पांचवा मैं बता देती हूँ कि एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा। आगे शुरू करते हैं, हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो जैसा मैंने बोला कि रोमन्स ने पहली बार ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ा, रोमन्स से शुरू हुआ, तो इसको हम रोमन ज्यूरिस्ट के डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अल्पियन नाम के एक ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया और ये कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन। मतलब ये सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसके एथिकल और मोरल वैल्यूज से भी रिलेशन है। इन्होंने बोला कि ये साइंस है जस्ट एंड अनजस्ट का। मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस का रोल आप जस्टिस के फेयरनेस में भी देख सकते हैं। ठीक है, फेयरनेस इन जस्टिस आएगा अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में अच्छे से जानेंगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये रोल है। और उसके बाद आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इसको बताते हैं अल्पियन। तो इसको आप बाइफरकेट करके ऐसे ही नोट्स बना लीजिए ताकि याद रहे। इन्होंने क्या कहा, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन। इन्होंने बोला साइंस है राइट एंड रॉन्ग का और साइंस है जस्ट एंड अनजस्ट का। इसके बाद ब्लैक स्टोन क्या कहते हैं, ब्लैक स्टोन कहते हैं कि भैया ज्यूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ की स्टडी है। आप लॉ को जो पढ़ रहे हैं उसे हम बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसके बाद रूजल थे, उन्होंने कहा ये फर्स्ट सोशल साइंस है टू बी बॉर्न।
कौन? ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसके बाद थर्ड ज्यूरिस्ट आते हैं आपके जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम के बारे में हम लास्ट तक पढ़ेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस के हर क्लास में ही शायद हम उनका नाम लें, इसलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो भैया, ज्यूरिस्प्रूडेंस को जर्मी बेंथम ने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया। एक इन्होंने बोला एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस और दूसरा बोला सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस में इन्होंने बोला कि जैसा लॉ है ना, हमें उसके साथ वैसा ही डील करना है। इन्होंने उसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं किया, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, रादर देन उसको डिस्क्राइब किया, बताया कि कैसे लीगल रूल्स को हम अप्लाई करके फॉलो कर सकते हैं, उसे हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जर्मी बेंथम का पॉजिटिविस्ट अप्रोच था। लेकिन सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भैया हमें क्रिटिसाइज़ करना है लॉ को। वहाँ पे बात किया लॉ एज इट इज़ पे एक्सपोजिटोरियल में, और जब हम बात करते हैं सेंसोरियल में तो ये बात करते हैं लॉ एज इट ऑट टू बी, मतलब लॉ कैसा होना चाहिए। ये बता रहे हैं कि हम लॉज को क्रिटिसाइज़ करेंगे, जो भी लीगल रूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी में उनको क्रिटिसाइज़ करते हम क्या बताएंगे, हम रिफॉर्म्स को सजेस्ट करेंगे ताकि हमारा लीगल सिस्टम और इम्प्रूव हो सके। इसके बाद ये यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म के प्रिंसिपल को देते हैं। इन्होंने लेजस फेयर का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, उसको सपोर्ट किया है। ये बात करते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था फेलिसिफिक कैलकुलस। इसके माध्यम से ये एक चार्ट लेकर आते हैं और कहते हैं हम प्लेजर और पेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका मानना है कि लॉ का पर्पस है कि वो पेन को ख़त्म करे और लॉ क्या लेके आए सोसाइटी में, प्लेजर लाए। तो पर्पस ऑफ लॉ इज़ टू ब्रिंग प्लेजर एंड अवॉइड पेन, ये इनका मानना है। बेंथम ने दो किताब लिखी थी, पहले का नाम था थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन और दूसरे का नाम है लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। तो एक बारी फिर से देख लेते हैं जर्मी बेंथम ने क्या कहा। ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो भागों में बांटा, सेंसोरियल, एक्सपोजिटोरियल। सेंसोरियल में बात करते हैं लॉ एज इट ऑट टू बी और एक्सपोजिटोरियल में बात करते हैं लॉ एज इट इज़ पे। यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, लेसेस फेयर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, फेलिसिफिक कैलकुलस का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जिसके माध्यम से ये एक चार्ट देते हैं जिसके माध्यम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्लेजर एंड पेन को। इनका मानना है कि लॉ का पर्पस क्या है, प्लेजर को लेकर आना सोसाइटी में और पेन को अवॉइड करना। इन्होंने दो किताब लिखी थी, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन एंड लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। आगे बढ़ते हैं, सैलमन का क्या कहना है ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेके। तो सैलमन कहते हैं कि भैया देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ। ये बताते हैं कि फाउंडेशनल जो एस्पेक्ट है सोसाइटी में लॉ का, उसको आप ज्यूरिस्प्रूडेंस से देख सकते हैं। ये सिविल लॉ है जो कि लोगों के, इंडिविजुअल्स के रिलेशंस की बात करता है, ये क्रिमिनल एस्पेक्ट नहीं बताता है। इन्होंने भी ज्यूरिस्प्रूडेंस को तीन तरीके से क्लासिफाई किया। पहले क्लासिफिकेशन में ये बोलते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस तीन तरीके का होता है, एक है एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, दूसरा है हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और तीसरा क्या है, एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। फिर ये बोलते हैं कि आप ना ज्यूरिस्प्रूडेंस को जेनरिक सेंस में भी समझ सकते हो। उसमें इन्होंने कहा कि हाँ, आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो सेंस में समझ सकते हो, एक जेनरिक और दूसरा स्पेसिफिक। जेनरिक सेंस में ये लीगल डॉक्ट्रिन्स की बात करते हैं और स्पेसिफिक सेंस में उन्हीं लीगल डॉक्ट्रिन्स को, मतलब पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। इन्होंने तीसरा क्लासिफिकेशन देते हुए कहा कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, ये एक्सपोजिटरी या सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है। ये कहते हैं कि जैसा है ना लॉ, बिल्कुल वैसा ही उसको समझो, उसमें तुम्हें कुछ भी मिर्च मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हैं जैसा लॉ आज के डेट में आपके पास है, बिल्कुल वैसे ही हमें उसे समझना है, एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन में। लीगल हिस्ट्री में ये बोलते हैं कि लॉ बनाने से पहले आपको एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखना पड़ेगा कि ये लॉ कैसे बनकर आया है। और साइंस ऑफ लेजिस्लेशन को नॉर्मेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं। ये कहते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा लॉ, इफेक्टिव लॉ लाने के लिए क्या क्या चेंजेस लाने हैं। तो ये बात करते हैं इसमें कि हमें लॉ कैसे बनाना है, इस पर फोकस करना है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को तीन तरीके से क्लासीफाई किया था सैलमन ने। पहली कैटेगरी में एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, एथिकल बताया। दूसरे में इन्होंने बताया कि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को जेनरिक सेंस और स्पेसिफिक सेंस में समझ सकते हैं। तीसरे में इन्होंने बताया कि आप एक्सपोजिटरी सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन से समझो, जैसा लॉ है बिल्कुल वैसा ही उसको समझो। लीगल हिस्ट्री देख सकते हैं आप, डेवलपमेंट्स पे फोकस करके लॉ ला सकते हैं। और साइंस ऑफ लेजिस्लेशन मतलब नॉर्मेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब कैसा लॉ होना चाहिए उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं, ताकि आगे आप अच्छे इफेक्टिव लीगल रूल्स, लीगल लॉज या लेजिस्लेशंस लेकर आ सकें।
ठीक है, तो हमने किसकी किसकी बात की, हमने अल्पियन की बात की, हमने बात किया जर्मी बेंथम का और सैल्मन के बारे में। इसके अलावा और हमने बात किया ब्लैकस्टोन और व्रुजल के बारे में। ये 5 ज्यूरिस्ट के बारे में हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, आगे बात होगी ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। ऑस्टिन क्या बोलते हैं, तो ऑस्टिन कहते हैं ये पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी है, पहली बात। और इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और दूसरा पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये भी क्वेश्चन आता है। फिर जेसी ग्रे क्या कहते हैं, जेसी ग्रे का कहना है कि जितने भी अरेंजमेंट्स कोड फॉलो करती है उनको सिस्टमेटिक तरीके से जब हम अरेंज करते हैं तो वो ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो उनका डेफिनेशन क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ द रूल, जो रूल्स कोड फॉलो कर रही है उनको सिस्टमेटिक तरीके से जब आप अरेंज करोगे तो व्हाट इज दैट, दैट इज नोन एज ज्यूरिस्प्रूडेंस। हॉलैंड का कहना है कि ये फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ का। एलन का कहना है कि इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का साइंटिफिक सिंथेसिस है। और जूलियस स्टोन कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है, मतलब लॉयर्स का भी एक्स्ट्रा वर्जन जो है वो क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है। कीटो का कहना है कि स्टडी है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स का, उन जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉज को जब आप सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस। फिर सिसरो का कहना है कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या है नॉलेज ऑफ लॉ का, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। हार्ट बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ रूल है, पहला प्राइमरी रूल, दूसरा सेकेंडरी रूल। प्राइमरी रूल्स वो रूल्स होते हैं जो आप जिनके माध्यम से ड्यूटीज इम्पोज हो रही हैं, और जो आपके सेकेंडरी रूल्स हैं वो कौन से रूल्स हैं, जिसके माध्यम से पावर्स कन्फर हो रही हैं। तो ये सारे ज्यूरिस्ट क्या बोलते हैं, ऑस्टिन बोलते हैं पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी है, हॉलैंड बोलता है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है, एलन कहता है कि जितने भी इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं उनके साइंटिफिक सिंथेसिस को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। जूलियस स्टोन का मानना है कि ये लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन है। कीटो का कहना है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट और स्टडी को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। जेसी ग्रे कहते हैं वही बात कि जितने रूल्स कोड फॉलो करता है उनको जब आप सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं उसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। हार्ट बोलते हैं रूल्स के बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सिसरो बोलता है फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ के बारे में। अब लॉ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन पढ़ी, अब लॉ की पढ़ते हैं। तो इसमें भी अल्पियन ने क्या कहा, इसमें अल्पियन ने कहा कि लॉ एक तरीके का ऐसा आर्ट है, ऐसा साइंस है जिससे आप जान सकते हैं कि क्या सही है और क्या इक्विटेबल है। जेसी ग्रे का कहना है कि लॉ का मतलब वो नहीं है जो स्टैट्यूटरी बुक्स में लिखा है, रादर देन जो जजेस बोलते हैं वो लॉ होता है। तो उनका कहना है कि लॉ इज द रूल्स ले डाउन बाय द कोर्ट्स, जो कोर्ट्स में जजेस बोल रहे हैं उन रूल्स को हम लॉ मानते हैं। सैलमन का कहना है कि लॉ एक ऐसा रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल है जिसे स्टेट रिकग्नाइज करता है और अप्लाई करता है ताकि जस्टिस अच्छे से एडमिनिस्टर किया जा सके। इनका कहना है कि कोर्ट ही डिटरमाइन करेगी कि लॉ का क्या नेचर होगा, और उस नेचर को समझने के लिए इस मतलब आपको जानना पड़ेगा कि लॉ का क्या पर्पस है। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉ, लॉ का नेचर जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि उस लॉ का पर्पस क्या है। जॉन ऑस्टिन का नाम हम लगातार सुनेंगे, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं और फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहते हैं। जॉन ऑस्टिन का कहना है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, जो सुपीरियर बॉडी है जो वो कमांड देती है उसे हम लॉ कहते हैं। इनका मानना है कि लॉ में 3 चीज़ें होती हैं, पहला होता है कमांड, दूसरा होता है ड्यूटी और तीसरा होता है सैंक्शन। यहाँ पे मैंने आइडियल इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आइडियल आता है क्या उन 3 एलिमेंट्स ऑफ लॉ में जो ऑस्टिन ने बताया है। तो आपको जानना है कि आइडियल नहीं आता है। हमारे पास क्वेश्चंस क्या आएंगे 3 एलिमेंट्स ऑफ लॉ में, कमांड, ड्यूटी, सैंक्शन। कौन दिया है, ऑस्टिन। कौन है वो, फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है। उनका मानना है कि लॉ क्या है, कमांड है किसका, सॉवरेन का। आई होप मैं क्लियर हूँ। अब लॉ की डेफिनेशन में ड्यूगिट क्या बोलते हैं, ड्यूगिट का कहना है कि भैया ये सोशल सॉलिडारिटी है। इनका मानना है कि जब तक सोसाइटी में लोग नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपको लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉ एक सोशल फैक्ट के वजह से होता है। वो कहते हैं कि सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, तो इन सोशल फैक्ट की वजह से क्या बनता है, इन सोशल फैक्ट की वजह से लॉ बनता है। तो ये बोलते हैं लॉ इज़ एक्सक्लूसिवली अ सोशल फैक्ट, इसीलिए इसको ये सोशल सॉलिडारिटी कहते हैं। क्वेश्चन आता भी है, सोशल सॉलिडारिटी, सोशल यूटिलिटेरियनिज्म
और आपका सोशल इंजीनियरिंग, फिर इसके सामने जूरिस्ट के नाम लिख देंगे और आपको उनको मैच करना पड़ेगा। इयरिंग का कहना है कि लॉ सोशल यूटिलिटेरियन है। इनका मानना है कि देखो भैया, लॉ से क्या हो रहा है कि एक स्टेट है हमारा जिसे हम क्या बोलते हैं, वेयर इज माय पेन, हाँ, एक स्टेट है जिसे हम बोलते हैं सॉवरेन बॉडी। अब ये सॉवरेन बॉडी क्या गारंटी करता है, ये क्या एश्योर करता है कि जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, उनको प्रॉपर लाइवलीहुड देंगे, उनको रहने के लिए, खाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान का कॉन्सेप्ट है। तो स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट जो है एश्योर करता है। इसीलिए इनका मानना है कि लॉ एक ऐसा तरीका है, इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। आप सोसाइटी को लॉ के माध्यम से ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा इनका मानना है कि लॉ सोशल पर्पस को सर्व करता है और लॉ को ओबे कराने का काम किसका है, स्टेट का है। तो स्टेट ही आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर रही, मतलब आपको रहने खाने के लिए, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी का गारंटी स्टेट ले रहा है। तो स्टेट मेक श्योर करेगा कि आप लॉ को ओबे करें, ठीक है। तो सोशल सॉलिडारिटी, इसमें डी आता है, तो इससे आप ये समझिएगा कि ये ड्यूगिट ने दिया है। यूटिलिटेरियन, इससे आई आती, आई तो सब में है लेकिन इसमें देख सकते हैं कि आई है, तो इयरिंग ने दिया है। सोशल इंजीनियरिंग किसने दिया है, रॉस्के पाउंड ने दिया है। तो इनके नाम में लास्ट में ई आता है, तो इससे याद रखिएगा सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ये देते हैं। इनका मानना है कि सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के माध्यम से आप सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लॉ एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जिससे सोशल वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है और आप सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स करो, थोड़ा सा फोर्स लगा के आप सोसाइटी को सोशल बाउंड्रीज, सोशल कंट्रोल कर सकते हो, सोशल बाउंड्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सोशल इंजीनियरिंग का। जेरोम फ्रैंक ने कहा था कि लॉ अनसर्टेन है और सर्टेनिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ सर्टेन होगा, ये एक तरीके का मिथ है। तो ये था लॉ का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ह्यूगो ग्रोशियस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है डी जरे बेली एग पैक्सिस, इसका मतलब है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। बेंथम ने 3 किताबें लिखी हैं, 2 हमने पहले पढ़ी थी, लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, और तीसरा है इनका इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। ऑस्टिन ने बताया प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। जॉन फिंच ने लिखा है इंट्रोडक्शन टू लीगल थियरी। लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस लिखा है बेंथम ने, यहाँ पे भी हमने पढ़ा। लॉ इन द मेकिंग एलन ने लिखा है। लीगल फिलोसफी बेरोल झाइमर ने लिखा है। एसेस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इन कॉमन लॉ गुड हार्ट ने। अ टेक्स्ट बुक ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पैटर्न ने। इसे याद करना है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर सैलमेंड और E.W. पैटरसन ने क्या लिखा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। कीटोन ने लिखा है एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। डायस ने भी ज्यूरिस्प्रूडेंस लिखा है। प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ किसने लिखा है, जूलियस स्टोन ने लिखा है। जूलियस स्टोन ने क्या बोला था, इन्होंने कहा था लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, ठीक है। फिर एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो ये हॉलैंड ने लिखा है। नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ ग्रे ने लिखा है। ग्रे ने लॉ के बारे में क्या बोला था, इनका मानना है कि लॉ वो रूल्स हैं जो कोर्ट देता है हमें, ज़्यादा देन जो बुक्स में लिखे हैं उस पे लॉ, उसको ये लॉ नहीं मानते, ये बोलते हैं जो जजेस कोर्ट में कहते हैं वो लॉ है। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ हार्ट ने दिया था। लीगल थ्योरी फ्रेडमैन ने दिया था। न्यू ज्यूरिस्प्रूडेंस जेंक ने दिया था। ये तो 19 बुक्स की लिस्ट है, इसमें से मोस्टली पूछा जाता है प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ, एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछते हैं, और इसमें पूछते हैं लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड जो बेंथम ने लिखा है। इसके बाद इसमें आता है आपका ह्यूगो ग्रोशियस का एंड ऑस्टिन का। इन बुक्स का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। तो देखो, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हम स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे, तो वैसे ही हर स्कूल ऑफ थॉट्स के जो ज्यूरिस्ट हैं उनका क्या कहना है। एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के ज्यूरिस्ट हैं ऑस्टिन, इन्होंने कहा कि जो सोर्स ऑफ लॉ है ना, इसकी 3 मीनिंग हम जानते हैं। क्या क्या 3 मीनिंग है, तो ये बोलते हैं कि ये डायरेक्टली आती है सॉवरेन से, जो सॉवरेन होगा उस कंट्री में, उन्होंने जो रूल्स दिया वहाँ से आपका लॉ डिराइव होता है। तो सोर्स ऑफ लॉ क्या है, सॉवरेन ऑफ द कंट्री। दूसरा इनका मानना है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के माध्यम से लॉ आता है।
तीसरा इनका मानना है कि जो भी कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस, इक्विटी, यूसेजेस प्रैक्टिस में रहते हैं वो बाद में लॉ बन जाते हैं। तो इन्होंने 3 सोर्सेज ऑफ लॉ बताया। किसने बताया? ऑस्टिन ने बताया। फिर हिस्टोरिकल स्कूल के जो जूरिस्ट थे, वैन सेविग्नी, सर हेनरी मैन पूछता, इनका मानना है कि लॉ बनाया नहीं जाता, लॉ फाउंड होता है। इनका कहना है कि जो फाउंडेशन ऑफ लॉ है ना, वो लोगों के कॉमन कॉन्शियसनेस में है, जो प्रैक्टिसेस में आता है कस्टम और यूसेजेस के माध्यम से, और बाद में वो क्या बनता है? लॉ बन जाता है। तो इन्होंने कहा कि लॉ बनाया नहीं जाता, लॉ इज फाउंड। फाउंडेशन लाइज इन द कॉन्शियसनेस ऑफ कॉमन पीपल, जो वो मैनिफेस्ट करते हैं प्रैक्टिसेस के माध्यम से, यूसेजेस एंड कस्टम्स को वो फॉलो करते हैं, लेटर ऑन इट बिकम्स लॉ। तो इन्होंने ये सोर्स बताया। सोर्सेज ऑफ लॉ में सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट कहते हैं कि देखो भैया, हम ये नहीं मानते कि लॉ कोई सिंगल अथॉरिटी दे सकता है। इनका मानना है कि लॉ का कोई सिंगल सोर्स नहीं हो सकता है, ये इमैनेट्स करता है, ये बहुत सारे सोर्सेज से आता है। फिर एलरिच कहते हैं कि देखो, लॉ जो है ना, ये सोसाइटी से आती है। आप ना तो कोई लेजिस्लेशन के माध्यम से, ना किसी साइंस के माध्यम से, ना सोशल जुडिशियल डिसीजंस के माध्यम से आप लीगल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। लीगल डेवलपमेंट सोसाइटी से ही होगा, और इसीलिए इन्होंने बोला कि लॉ क्या है? लिविंग लॉ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे हैं, वैसे इन्होंने लॉ को क्या बोला? लिविंग लॉ। ये किसने बोला? ये भी पूछते हैं, एलरिच ने बोला। इन्होंने कहा कि लिविंग लॉ इसलिए है क्योंकि सोसाइटी डिसाइड करती है कि कौन सा लॉ बनेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि पहले पिक पॉकेटिंग होता था, लोग जेब फाड़ देते थे, जेब कतरे कहते थे, उससे वो पैसे चुराते थे। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई, टेक्नोलॉजीज आने लगी, लोग मोबाइल फ़ोन पे डिपेंडेंट होने लगे, यूपीआई आया, फ़ोन पे आया, जीपे आया, तो उसके माध्यम से अब फ्रॉड कैसा है? अब साइबर फ्रॉड्स होते हैं। अब व्हाट्सएप, आपके पास व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है, उससे आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो लिविंग लॉ है। लॉ सोसाइटी बताती है कि कैसे कैसे लॉज बनेंगे, आप अकेले लॉ नहीं बना सकते हैं। ड्यूगेट का कहना है, जिन्होंने कौन सा प्रिंसिपल दिया था? लॉ को क्या बोला था? सोशल सॉलिडारिटी बोला था इन्होंने। इनका मानना है कि लॉ किसी भी सिंगल सोर्सेज से नहीं आता है, कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी आपको लॉ नहीं बता सकती, लॉ सोसाइटी से ही डिराइव होता है। समझ में आई बात? फिर आते हैं सैलमन के ऊपर। तो सैलमन का काम है सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन करना। तो सैलमन बोलते हैं कि फॉर्मल सोर्सेज होते हैं जिसमें आप विल ऑफ स्टेट देख लो, मटेरियल सोर्सेज होते हैं जहाँ पे अलग अलग मैटर्स के माध्यम से लॉ डिराइव होता है। हिस्टोरिकल सोर्सेज में ये बोलते हैं कि जो हिस्टोरिकल रूल्स थे उनके माध्यम से लॉ बन जाता है। और लीगल सोर्सेज में इन्होंने बताया कि कस्टम, लेजिस्लेशंस और प्रेसिडेंट के माध्यम से लॉ बनता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लॉ। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। किटो कहते हैं कि कस्टमरी लॉज जो थे ना, वो क्या होते हैं? तो कहते हैं कि जो ह्यूमंस ने रूल्स इस्टेब्लिश किए हो, जिसके हिसाब से वो एक्ट करते हैं, लेटर ऑन वो यूसेजेस बनता है और लीगली सब लोगों के ऊपर बाइंडिंग होता है जो वहाँ पे रह रहे होते हैं, उसको बाद में कोर्ट अप्लाई करती है, अडॉप्ट करती है, और वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। लेकिन ऑस्टिन का मानना है कि कस्टम सोर्स नहीं है लॉ का। रॉस के पाउंड, जिन्होंने क्या दिया था? सोशल इंजीनियरिंग दिया था। इन्होंने कहा कि लॉ कैसे आता है? कस्टम के माध्यम से आता है, जुडिशियल डिसीजंस के माध्यम से आता है, और साइंटिफिक डिस्कशंस अगर लीगल प्रिंसिपल्स पे हो रहे हैं या डॉक्ट्रिनल राइटिंग्स होती हैं, उनके माध्यम से लॉ डिराइव होता है। तो ये था हमारा सोर्सेज के बारे में। आई होप आपको जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा समझ में आया होगा। क्लास और इंटरेस्टिंग होगी जब हम स्कूल्स के बारे में बात करेंगे। इन केस सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, पसंद आया हो तो शेयर कर देना और लाइक भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।